फ्रांसीसी क्रांति पाठ का यह तृतीय भाग है। इसमें हम लोग जानेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन यानी कि फ्रांस से राजतंत्र कैसे खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। पहले भी बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन यह समस्या जैसे सुलझी और अनेक नई तरह की समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। लुईस 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध घोषणा कर दी युद्ध के लिए कि हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं। प्रांतों से हजारों की संख्या में जो स्वयंसेवी थे, सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजर दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो वर्तमान में भी फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। जैसे भारत का भी राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, और जन गण मन राष्ट्रीय गान अभी भारत का है। और यहीं पे अगर पूछ ले राष्ट्रीय गीत क्या है, तो हम लोग को बताना है वंदे मातरम। जन गण मन ये है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको याद रखना है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, जिसे लगता था क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को लगता था ये जो क्रांति शुरू हो गई है, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 में संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डा जमाकर सरकारी नीतियों एवं अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे, डिबेट करते थे। इनमें से एक जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। ये याद करने वाला पॉइंट है, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने अपने क्लब बना लिए थे। इसी अध्याय के खंड 4 में उन गतिविधियों के बारे में और उनकी क्या मांगे थी और भी जानेंगे हम लोग आगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जो दिहाड़ी मजदूर इत्यादि इसमें शामिल थे। इन लोगों का जो नेता था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। मतलब अपना एक ड्रेस कोड फिक्स किया कि हम लोग ऐसा धारीदार पतलून निर्धारित किया कि हम लोग ऐसा पहनेंगे, जिससे कि पहचान में आ जाए कि जैकोबिन क्लब के हम लोग मेंबर हैं। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटने तक पहने जाने वाले कपड़े को, यहाँ पे घुटना भी लिखा हुआ है, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करते हुए यह कार्य किया। कुलीन जो थे वो ब्रीचेस पहना करते थे, और उन लोग से अपने आप को अलग दिखाने के लिए इन्होंने अपना ये लंबी पतलून धारीदार, जो इसमें बना हुआ है पे फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ऐसा पहनने का उन लोगों ने निर्णय किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक खुद का एक तरीका था। यहाँ पे चित्र 10 में है नानीन वाले लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। इस चित्र में है क्या दिखाया गया है, यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वह स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, यानी कि उनसे सीख सके, और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का
नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसलिए जैकोबिनो को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा इन लोगों ने कैसे कपड़े अपने ड्रेस कोड में शामिल किए, जिसके कारण इसे ये जो लोग थे इन्हें 100 कुलात के नाम से भी, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को 100 कुलात के नाम से भी जाने लगा। इसका जो अर्थ होता था बिना घुटने वाला। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। पहले या दूसरे भागों में हम लोगों ने देखा कि प्रतीक पढ़ा था हम लोगों ने, जंजीर जिसका अर्थ होता था स्वतंत्रता। उसी तरह टोपी भी स्वतंत्रता का प्रतीक थी, तो इन्होंने वह भी पहनना तय किया और ये लोग टोपी पहनने लगे। जो लाल रंग की टोपी थी स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने चुलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या फिर ना हो, उन्हें मतदान करने का अधिकार था। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। राजतंत्र जो राजा पहले थे, नेशनल असेंबली ने जो कानून बनाए थे उस पर राजा ने तो पहले भी हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। वही लुई 16वें है जो सम्राट था। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ। इनकी जो पत्नी थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट, उनका भी यही हश्र हुआ। आतंक राज 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आड़े वाला मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। तो इस तरह की सज़ा सुनाई जा रही थी, इसलिए इसे इस साल को 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग इसमें कहा गया है। जिस तरह से कुलीन हो, पादरी हो, तो वो मायने नहीं रखता था। जो भी गणतंत्र के शत्रु है तो उनके लिए ये गिलोटिन के 2 खंभों के बीच लटकते वाली जो मशीन थी, उसमें इस तरह से उन लोगों को सजा दी जाती थी। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल जो हो रहा था पहले से, उस पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। सबको वो समता रोटी खाना है, जो कि बराबरी का प्रतीक है। कोई बड़ा छोटा
इस तरह से कुलीन पादरी कुछ नहीं, अब सब बराबर है। तो समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया सबके लिए। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मंस्यूअर मतलब महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान, मतलब ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे महाशय या महोदया बोलने के लिए। अब उनके जगह पर अब फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक एवं सितोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। जो चर्च चल रहे थे उनको बंद किया गया। उनके भवनों के बैराक या दफ्तर